सामीन, हमारी हम वतन जंग की बेटी सैयदा आबदा हुसैन की अंग्रेज़ी में लिखी गई सियासी खुद नविश्त यानी इक़्तिदार की नाकामी के उन्वान से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से 2015 में शाया हुई है। 700 सफ़हात की ये मोटी किताब एक कदीम सियासी ख़ानदान की तारीख़ का हुक्म रखती है। सैयदा आबदा हुसैन के वालिद मोहतरम कर्नल सैयद आबिद हुसैन क़याम पाकिस्तान से कबल मुस्लिम लीग की जानिब से हिंदुस्तान की दस्तूर साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे और क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के रुकन रहे। पाकिस्तान की इब्तदाई हुकूमतों में वज़ीर के ओहदे पर भी फैज़ रहे, मगर अयूब खान के मार्शला के बाद सियासी मैदान में उनकी सरगर्मियाँ महदूद हो गईं। उनकी वालदा मोहतरमा सर सैयद मरातब अली की साहिबजादी थी। आबदा हुसैन की तालीम स्विट्ज़रलैंड के स्कूल में हुई, जिसकी वजह आपने ये बयान की है कि सदर अयूब के साहिबजादे अख्तर अयूब उनसे शादी की ख्वाहिश रखते थे। सदर अयूब ने नवाब काला बाग के ज़रिए पैगाम भिजवाया, मगर सैयद आबिद हुसैन अपनी बेटी किसी गैर सैयद के निकाह में देना नहीं चाहते थे, इसलिए इनकार कर दिया। बेगम वक़ारुन्निसा नून ने उन्हें मशवरा दिया कि मार्शला लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को इनकार के बाद उनकी साहिबजादी के लिए यही रास्ता महफूज था कि उसे पाकिस्तान से दूर भेज दिया जाए, इसलिए वो बाहर तालीम के लिए चली गईं। सैयदा आबदा हुसैन अपने अब्बा की वहद औलाद थीं, इसलिए आपने अब्बा के नक्शे कदम पर चलते हुए अब्बा की तरह सियासी और समाजी सरगर्मियां जारी रखीं, घोड़े पालती रहीं और इनाम जीतती रहीं। आज़ाद सियासी उम्मीदवार की हैसियत से झंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में सरगर्म रहीं और अपने अब्बा की तरह झंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सदर मुंतखब हुई। फिर मुल्की सतह पर उनका सियासी सफ़र शुरू हुआ। भुट्टो साहब को पसंद करती थीं, मगर भुट्टो साहब उनसे मिलने शाहजोना गए तो उनकी शख्सियत का अजीब पहलू सामने आया। भुट्टो साहब पूछने लगे, ये मकान किसने बनाया था और कितने एकड़ पर मुहित है? उन्होंने बताया, मेरे दादा ने बनाया था, फिर मेरे अब्बा को मिला और अब मेरे पास है और ये मकान 3 एकड़ पर मुहित है। भुट्टो साहब फरमाने लगे, मेरा लड़काना का मकान इससे कहीं बड़ा है। फिर पूछा, तुम्हारे दादा के पास कितनी ज़मीन थी? बताया। फरमाने लगे, मेरे दादा के पास इससे कहीं ज़्यादा थी। बहरहाल भुट्टो साहब उन्हें रूस के दौरे पर अपने साथ ले गए, क्योंकि उनकी साहिबजादी पिंकी उनके साथ जा रही थी। उसके बावजूद जब उन्होंने इलेक्शन के लिए असम्बली के टिकट की ज़रूरत पड़ी तो उनको इसलिए टिकट ना दिया गया कि ये खातून है, इसलिए उन्हें बहुत मायूस किया। बहरहाल बाद में आबदा हुसैन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। उनके शोहर जब फ़ख्र इमाम भी अपने इलाका से असम्बली के लिए चुने गए। इस तरह ये वैध जोड़ा था जो असम्बली में पहुंचा। अगर इमाम असम्बली के स्पीकर बने तो उन्हें ज़ियाउल हक की जानिब से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नवाज शरीफ से उसका तारुफ अजीब तरीके से हुआ। ये जंग ज़िला लिया काउंसिल के सदर की हैसियत से जनरल सवार से मिलने के लिए बाहर निकली तो नवाज शरीफ मिठाई का बड़ा टोकरा उठाए जनरल सवार से मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। और ये भी उन्हीं की किताब में दर्ज है कि नवाज शरीफ जनरल जिलानी की छावनी में ज़ेर तामीर मकान के लिए सारा सामान मुहैया करते रहे। इसलिए पढ़ने वालों को ये बात अजीब नहीं लगनी चाहिए कि जनरल जिलानी ने नवाज शरीफ को पंजाब का वज़ीर आला बनाने से कबल गवर्नर हाउस में लोगों से मिलवाया, तो उनके मिजाज शरीफ कहने को भी लोग नवाज शरीफ ही समझे। नवाज शरीफ ने उन्हें खूब इज़्ज़त दी, उन्हें वज़ीर बनाया, फिर उनको अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर मुकर्रर किया, मगर उन्हें नवाज शरीफ की बाज़ बातों से इख्तलाफ रहा। सुप्रीम कोर्ट के तनाज़े के दौरान रफ़ीक तारण ने एक मीटिंग में चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के बारे में निहायत नामुनासिब तकरीर की और फिर अगले रोज़ ही जब सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का फ़ैसला सुनाने वाली थी, मुस्लिम लीग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। ये बातें रिकॉर्ड पर आना बहुत ज़रूरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद आबदा हुसैन ने जुर्रत करके इन्हें रिकॉर्ड कर दिया है। लिखने को तो परवेज़ मुशर्रफ ने भी अपनी खुद नविश्त में ये लिखा है कि नवाज शरीफ के गुंडों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया इन दी लाइन ऑफ फायर, मगर उसे एक दुश्मन की बात कहकर रद्द किया जा सकता है। मगर आबदा हुसैन तो उस अहद की एक वज़ीर थी, उनके कलम से ये इतराफ़ हैरत अंगेज़ है।
پھر انہی کا کہنا ہے کہ ہم نے اس روز حکومت کرنے کا حق کھو دیا۔ جب یہ سفیر بن کر امریکہ جا رہی تھیں تو انہوں نے صدر اسحاق خان سے پوچھا کیا ان کو ڈاکٹر A.Q. خان سے ملنا چاہیے۔ صدر کہنے لگے ان سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بس اپنے بارے میں ہی باتیں کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر A.Q. خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سارے بیانات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہیں اپنی ذات کے سوا کسی دوسرے کی خوبی نظر ہی نہیں آتی، وہ انتہا کے خود پسند آدمی ہے۔ سیدہ عابدہ حسین کو اپنے علاقہ میں شیعہ ہونے کی وجہ سے بہت شدت سے شیعہ کافر کے نعرے سننا پڑے، سپہ صحابہ کی طرف سے دھمکیاں بھی ملتی رہیں۔ جنیجو صاحب کے بارے میں ان کی رائے ڈھکی چھپی نہیں۔ جب انہیں وزیر اعظم نامزد کیا گیا تو آپ نے علل اعلان کہا کہ جنیجو صاحب میں وہ کرشماتی بات نہیں جو بھٹو صاحب میں تھی، نہ ان کی تقریر میں کوئی بات ہے نہ شخصیت میں۔ اس بات پر کسی رکن اسمبلی نے کہا انہیں وزیر اعظم کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ناراض ہو گئیں، کہنے لگیں اب ہمیں وزیر اعظم کا چمچہ بننے کی عادت چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ بات کلثوم سیف اللہ نے بھی اپنی خود نوشت میری تنہا پرواز میں لکھی ہے کہ چندی یعنی بیگم عابدہ حسین نے جنیجو صاحب کے بارے میں اسمبلی میں کہا ہمارا وزیر اعظم بڑا نالائق شخص ہے۔ جنیجو صاحب نے انہیں کہا کہ انہیں سمجھائیں۔ عابدہ حسین اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، لہٰذا ان کو اسمبلی کے فلور پر ایسی غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا میں لائق ہوں یا نالائق ہوں، جو کچھ ہوں وہ ہوں، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ اسمبلی کے فلور پر مہذب زبان استعمال کرنی چاہیے۔ اسپیکر فخر امام کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ہوا تو بیگم عابدہ حسین نے یہ شعر لکھا ہے، میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ بطور بیگم عابدہ حسین کی یہ خود نوشت پاکستان کے سیاسی کلچر کی حقیقی اور منہ بولتی تصویر ہے۔ خود عابدہ حسین نے جھنگ کے کلچر کا بڑا چرچا کیا ہے۔ سمین آپ بھی اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔